मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अंतर्गत चीन के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे 2 पूर्ववर्ती वीडियो में भी हमने चीन के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चीन में साम्यवाद का उदय तथा स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। चीन में सन यात सेन के बाद में चांग काई शेक राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी पुस्तक चाइना डेस्टिनी में अपने राजनीतिक विचार प्रकट किए। चांग जर्मनी जापान के नमूने पर 19वीं शताब्दी के राष्ट्रवाद का समर्थक था। उसने पीत साम्राज्य के प्रति भावुक जातीय तथा राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया। चीन में 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। जब रूस ने स्पष्ट रूप से चीन में साम्यवादी और बोल्शेविक कार्यक्रम चलाने के प्रयास किए तो कुओमिंतांग दल के नेता रूस के विरुद्ध हो गए और नवंबर 25 में कुओमिंतांग दल व्यापारिक और जमींदारी वर्ग के लोगों में बैठक हुई और रूसी सलाहकार और साम्यवादी संस्थाओं से निकालने का कार्यक्रम बनाया गया। दूसरे सम्मेलन में साम्यवादी दलों को अलग कर दिया गया। तो इस तरह से 1927 में कम्युनिस्ट लोग कुओमिंतांग दल से अलग हो गए और उन्होंने चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1931 में उनकी शक्ति का प्रधान केंद्र क्यांग्शी था। क्यांग्शी की कम्युनिस्ट सरकार नानकिंग की कुओमिंतांग सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करती थी। चांग काई शेक के अधीन नानकिंग सरकार कम्युनिस्ट विरोधी थी। वह चीन की राष्ट्रीय एकता के लिए ये आवश्यक समझती थी कि क्यांग्शी की कम्युनिस्ट सरकार को युद्ध द्वारा परास्त करके उसे अधीनता में लाया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1933 में चांग काई शेक ने 4 बार क्यांग्शी की कम्युनिस्ट सरकार पर आक्रमण किए, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। चांग काई शेक की सरकार ने 1934 में अपनी संपूर्ण शक्ति कम्युनिस्ट लोगों के दमन में लगा दी। 34 में लाखों की संख्या में कम्युनिस्ट लोगों की मौत के घाट उतार दिया। सैन्य शक्ति के अतिरिक्त चांग काई शेक ने फासिस्ट ढंग पर भी नीली कुर्ती नाम का एक आतंकवादी दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कुओमिंतांग दल के विरोधियों का विनाश करना। साम्यवादियों द्वारा स्थान परिवर्तन। चांग काई शेक जिस ढंग से साम्यवादियों पर अत्याचार कर रहे थे, अतः साम्यवादियों ने उचित समझा कि चांग काई शेक की सेनाओं का मुकाबला करने की अपेक्षा उत्तर की ओर शैनसी प्रांत की ओर प्रस्थान कर दे और वहां जाकर अपनी शक्ति को पुनर्गठन किया। लगभग 6000 मील की यात्रा करके 1936 में साम्यवादी लोग शैनसी पहुंचे और वहां एयान नगर को राजधानी बनाकर उन्होंने अपनी सरकार का पुनर्गठन किया। अपने इस राज्य में साम्यवादियों ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। भूमि सुधार लागू किए गए, किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया। साम्यवादी का ये नारा कि राज्य जापान द्वारा अधिकृत उत्तरी चीन के निकट था। 36 में साम्यवादी सरकार अपने उद्देश्यों को इस प्रकार प्रकट किया कि विदेशी आक्रमणकारियों का मिलकर मुकाबला करना, जनता के शासन संबंधी अधिकार प्रदान करना और देश की आर्थिक उन्नति करना, ये साम्यवादियों के कार्यक्रम थे।
चीन में गृह युद्ध की स्थिति। चांग शेक साम्यवादियों के साथ मिलकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। चांग शेक का विचार था कि जापान का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले साम्यवादियों को परास्त किया जाए ताकि चीन की राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो सके। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने अपनी सेनाएं साम्यवादियों से संघर्ष हेतु भेजी। इस सेनाओं का प्रधान चंघाओ समो लियांग अपने साम्यवादी चीनी भाइयों से लड़ना नहीं चाहता था। जब वह बात चांग शेक के पास पहुंची तो वह स्वयं ही शैनसी प्रांत की ओर बढ़ा। उसके इस रुख को देखकर चांगाई सुहेंग लियांग ने साहस दिखाकर चांग शेक को गिरफ्तार कर लिया। चांग शेक के सामने कुछ मुद्दे रखे। चीन में लोकतंत्र की स्थापना, साम्यवादियों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आपसी लड़ाई को समाप्त कर जापान के विरुद्ध शीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए। पर चांग शेक कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं था। उसे 13 दिन बाद रिहा किया। चांग शेक लोकतंत्र पर ध्यान रखकर साम्यवादियों से बातचीत आरंभ की। सह अस्तित्व का प्रयास। चांग शेक और साम्यवादियों के बीच में 37 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार उत्तर पश्चिमी चीन के जिन प्रदेशों पर साम्यवादियों का अधिकार है वहां उनका शासन स्थापित रहेगा। साम्यवादी सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना का ही अंग मान लिया गया और साम्यवादी सेनापति चीन के साथ युद्ध करते हुए महासेनापति चांग शेक के आदेश का पालन करेंगे। चीन के आधुनिक इतिहास में कुओमिंतांग और साम्यवादियों का यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 37 में चीन जापान युद्ध हुआ। इसमें चीन जापान द्वारा पराजित हुआ। उत्तरी चीन के कुछ प्रदेश जापान के अधीन चले गए। वहां जापान के प्रभुत्व में एक चीनी सरकार का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और चीन। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो चीन में 3 तरह की सरकार थी। मंचूरिया में एक स्वतंत्र और पृथक राज्य था जिसमें मंचुकाओ कहा जाता था। यह राज्य जापान के प्रभाव में था। नानकिंग की राजधानी बनाकर वहां का एक स्वतंत्र चीनी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। यह वांग चिंग वेंग के नेतृत्व में थी। दूसरी चीनी सरकार महासेनापति चांग शेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार कहलाती थी। उसकी राजधानी चुंगकिंग थी। तीसरी सरकार साम्यवादियों की जो उत्तरी पश्चिमी चीन में स्थित, इसकी राजधानी येयान थी। इसका नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहे थे। साम्यवादी सरकार चुंगकिंग की सरकार के अधीनता में रहते हुए जापान के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार थी। पर चांग शेक जापान के विरुद्ध संघर्ष की अपेक्षा चीन की आंतरिक राजनीति को अधिक महत्व देता था। चीन के संपूर्ण समुद्र तट पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण चांग शेक सरकार का अन्य देशों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रहा। अतः अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे वायुयान द्वारा सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। ये देश ये नहीं चाहते थे कि जापान रूस का प्रभाव चीन में बढ़े। अमेरिका और ब्रिटेन ने चुंगकिंग सरकार को अपने पक्ष में करने के लिए 11 जनवरी 1943 को चांग शेक के साथ एक समझौता कर उसके अनुसार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की पद्धति पर चीन में अंत कर दिया। अमेरिकी राजदूत श्री हेले ने बहुत प्रयास किया कि चीन में चांग सेना तथा साम्यवादी सेनाओं में समझौता हो जाए, किंतु अमेरिका का यह समझौता प्रयास असफल रहा। इसी बीच
14 अगस्त 1945 को जापान की आत्मसमर्पण करने और महायुद्ध का अंत होने गया, किंतु महायुद्ध की समाप्ति के साथ ही चीन की समस्या का अंत नहीं हुआ। जापान की पराजय के कारण नानकिंग की उस सरकार का समय ही अंत हो गया जो वांग चिंग वेंग के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। महायुद्ध की समाप्ति पर यह समस्या उत्पन्न हो गई कि नानकिंग सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों पर अब किसका आधिपत्य हो, चोंगकिंग की कोमिंगतांग सरकार का या एहान की साम्यवादी सरकार का। कुछ समय बाद दोनों दलों की सेनाओं में गृह युद्ध आरंभ हो गया और इस युद्ध में साम्यवादियों को सफलता प्राप्त हुई। साम्यवादियों द्वारा सैनिक सत्तारोहण। रूसी सेना का जापान अधिकृत प्रदेशों पर अधिकार हो गया। जापान की पराजय के बाद मंचूरिया, कोरिया पर रूस का अधिकार हो गया। अब समस्या ये थी कि पूर्वी चीन पर अब किसका अधिकार हो, जापानी सेना किसके सम्मुख आत्मसमर्पण करे। मित्र राष्ट्रों ने इस बात का फैसला कर लिया कि पूर्वी चीन पर चीन की स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार का अधिकार स्थापित होगा। पर चीन की स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की सेनाएं दो प्रकार की थी, कोमिंगतांग और साम्यवादी। इन दोनों सेनाओं में किसी प्रकार का समझौता अब तक नहीं हो पाया। चीन में साम्यवादी सेना अधिक संगठित तथा व्यवस्थित थी। उत्तर पश्चिमी चीन पर तो उन्होंने अपना अधिकार था, साथ ही जापान द्वारा पराजित चीन के में भी अनेक स्थानों पर साम्यवादी सेना छापामार प्रणाली से युद्ध में व्यस्त थी। इस स्थिति में उनके लिए ये आसान था कि पूर्वी चीन में एक बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किंतु चांग काई शेक इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप सितंबर 45 में कोमिंगतांग और साम्यवादी सरकारों में युद्ध आरंभ हो गया। इसी बीच साम्यवादी सेनाएं उत्तरी और पूर्वी चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर चुकी थी। जिन स्थानों को रूसी सेनाओं ने मंचूरिया और कोरिया में खाली किया, उन स्थानों पर साम्यवादी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार चीन के एक विस्तृत भूभाग पर साम्यवादी सेना का अधिकार हो गया। इस समय चीन में चांग काई शेक की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। साम्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष में वह अमेरिका से पूर्ण सहायता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। अमेरिका भी इस समय इस स्थिति में नहीं था कि चीन के गृह युद्ध में खुले रूप से सहायता दे सके, क्योंकि उसे रूस द्वारा साम्यवादियों का पक्ष लेने का भय था। इस विकट परिस्थिति में चांग काई शेक ने 22 जनवरी 1949 में अपनी सरकार का कार्यभार उपराष्ट्रपति ली त्सुंग-येन को सौंप दिया। वह अब नाम मात्र का राष्ट्रपति रह गया। साम्यवादी सेनाएं टिनसिन व पिंकिंग पर जनवरी 49 पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 49 में साम्यवादी सेना ने यांगत्से नदी को पार कर लिया। नानकिंग और शंघाई पर साम्यवादियों का अधिकार स्थापित हो गया। अक्टूबर 49 तक हैंगको और कैंटन पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब कोमिंगतांग सरकार के पास सुजेंगचुआन, क्वांगांगसी, फार्मूला द्वीप तथा एहान द्वीप ही बचे। कोमिंगतांग दल की घटती हुई लोकप्रियता। कोमिंगतांग दल ने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने कम से कम देश के ही भूतपूर्व संचार साधनों को पुनः स्थापित कर लेना था जो आधुनिकतम विकास युक्त थी। उनके नागरिक समुदायों के आर्थिक जीवन को पुनः स्थापित करना था और नगर और गांवों के बीच में संबंध स्थिर करने का प्रयास नहीं किया। इसके परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय सरकार की सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई और राष्ट्रीय साधनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। कोमिंगतांग दल
में व्याप्त भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण उसकी लोकप्रियता में गिरावट हुई, जबकि साम्यवादियों द्वारा बढ़ती हुई शक्ति के साथ कोमिंगतांग शक्ति उसी अनुपात में निरंतर गिरावट आई। साम्यवादी सेना की विजय सैनिक संगठन और रणनीति की कुशलता की विजय थी। वह पार्टी के बाद नेताओं का समर्थन, नेतृत्व प्राप्त करने का सम्मान अर्जित कर चुकी थी। वास्तव में इस दृष्टिकोण का भी काफ़ी प्रचार हो गया था कि साम्यवादी नेता द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए न होकर सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। साम्यवादियों ने कृषि सुधार को बढ़ावा दिया। साम्यवादी आवश्यक सामग्री लूटने की बजाय अन्य सहपूर्ति साधनों से प्राप्त करते थे। अतः गांवों में साम्यवादियों की सेनाओं के साथ कृषकों का संबंध पारस्परिक सहयोग के रूप में स्थापित हो गया। साम्यवादियों ने देश के भीतर और बाहरी समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नए लोकतंत्र और भूमि सुधार विनम्र विधि का प्रचार किया। इस प्रकार चीन की जनता का समर्थन साम्यवादी सरकारों के साथ अधिक था। चीन में कोमिंगतांग दल की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस स्थिति में साम्यवादियों के लिए ये आसान था कि संपूर्ण चीन पर अधिकार स्थापित कर सके। 19 जून को नव चीनी केंद्रीय समाचार एजेंसी चीन के लिए लोकतंत्र सरकार के लिए जनता के नए साम्यवादी सलाहकार सम्मेलन शुरू हुए किए गए निर्णय की घोषणा 1 अक्टूबर 1949 को की गई। इस घोषणा के द्वारा साम्यवादियों ने पीकिंग में लोक गणराज्य की घोषणा कर दी। 2 अक्टूबर को सोवियत संघ ने इस नए तंत्र को चीनी सरकार के रूप में मान्यता दी। मार्च 50 तक चीन में सभी भागों पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हो चुकी थी। केवल फार्मोसा द्वीप ही चांगकाई शेक के अधिकार में रहा था। तो इस तरह से चीन की जनता और उनकी सरकारों के बीच में काफ़ी संघर्ष के बाद में 1950 में एक साम्यवादी सरकार के रूप में लगभग पूरा चीन प्रदेश आ चुका था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो चुकी थी। आज का वीडियो को हम यहीं पर समाप्त